आज हम भारतीय अनुबंध की एक वैध अनुबंध की महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र सहमति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने पहले आपको बताया था कि एक वैध अनुबंध के लिए जरूरी है एक सहमति हो। सहमति का मैंने आपको अर्थ बताया, जब दो पक्षकार एक विषय पर एक ही भाव से सहमत हो तो उसे अपन सहमति कहेंगे। फिर उसके बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम में 1872 में यह बताया गया है, यह सहमति भी कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो भारतीय अनुबंध की धारा 13 के अनुसार सहमति व स्वतंत्र सहमति उसी दशा में माना जाएगा जबकि वह सहमति निम्न तत्वों से प्रभावित न हो। पहला, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। मीन्स मतलब कि क्या, सहमति स्वतंत्र तभी होगी जब इन पांचों तत्वों का सहमति में समावेश नहीं होगा। यदि सहमति में एक भी तत्व का समावेश नहीं है तो वो सहमति वैध नहीं मानी जाएगी तथा ऐसा अनुबंध पक्षकार की इच्छा को पर या तो व्यर्थ होगा या व्यर्थ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि पहले जब लेखित पढ़ते हैं उत्पीड़न का क्या अर्थ है, तो धारा 15 ये कहती है, जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य या विवश करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में कोई कार्य करता है। पहला, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्जित है। मीन्स कि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत यदि कोई वर्जित कार्य है और उस कार्य को करना या करने की धमकी देना, मीन्स या तो आपने वो कार्य कर दिया या कार्य करने की धमकी देना, दोनों ही उत्पीड़न में सम्मिलित होंगे। अब सवाल यह है कि उत्पीड़न की कौन कौन सी विशेषताएं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है। देखिए, जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के उद्देश्य से भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कोई वर्जित कार्य करता है या करने की धमकी देता है, दोनों ही उत्पीड़न है। जैसे किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, कूटना, डराना, डराने की धमकी देना, ये सभी कार्य उत्पीड़न है। जैसे ए अपना एक मकान बेच रहा है जिसकी कीमत मार्केट में 10 लाख रुपए है, बी ए कहता है लेकिन मैं मकान 5 लाख रुपए में ही खरीदूंगा, यदि आपने नहीं बेचा तो मैं आपके बच्चे का अपहरण कर लूंगा। तो इट मीन्स ये कार्य करने की क्या, धमकी देना। तो ऐसी स्थिति में या तो आपने कार्य कर दिया या कार्य करने की धमकी दी। एक पक्षकार है जिसके घर में चोर आए और उसका सामान डाका डाला और लोग डाका डाल के कुछ ले गए, तो इट मीन्स ये कार्य हो गया जो कि भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्जित है। तो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्जित कोई कार्य करना या करने की धमकी देना, दोनों ही उत्पीड़न की परिभाषा में आते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब एक पक्षकार किसी व्यक्ति को अवैध रूप से उसकी संपत्ति को रोकता है या रोकने की धमकी देता है, तब भी वो कार्य उत्पीड़न की परिभाषा में माना जाएगा। तो इस संबंध में क्या है, जैसे क्या है, ए एक व्यक्ति प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है। बी ए के सामने ये कहता है कि मैं आपकी हिसाब किताब की पुस्तकें तथा तभी वापस करूंगा जब आप मुझे अपने दायित्व से मुक्त का सर्टिफिकेट दे दें। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कि एजेंट और क्या प्रिंसिपल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एजेंट प्रिंसिपल के हिसाब से कार्य करेगा, प्रिंसिपल के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई एजेंट कि इस बात की धमकी देता है तो उसके द्वारा दी गई धमकी अवैधानिक है तथा ऐसी धमकी का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को यदि अनुबंध का बाध्य करने के लिए है तो ऐसी धमकी उत्पीड़न से प्रेरित मानी जाएगी। देखिए, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति को कार्य करने की धमकी देना या उसके, तो उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा। अब सवाल यह है कि उत्पीड़न का उद्देश्य क्या हो। मैंने आपको बताया किसी ने संपत्ति रोक ली हो, जैसे ए ने उसकी संपत्ति रोक ली,
उसके हिसाब किताब की पुस्तकें नहीं दे रहे, या रोकने की धमकी देना, दोनों ही कार्य उत्पीड़न की परिभाषा में माने जाएंगे। अब सवाल यह है कि भारतीय दंड विधान के अंतर्गत उत्पीड़न का उद्देश्य मीन्स कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग करे तो ऐसा प्रयोग तभी माना जाएगा जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार से अनुबंध का निष्पादन करना है, अनुबंध को पूरा करना है। तो इसलिए कि उत्पीड़न का उद्देश्य कि यहाँ पर ये होना चाहिए जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुबंध को करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उसे डराता है, धमकाता है, उसे मारता है, पीटता है, कूटता है, ये सभी कार्य किस में सम्मिलित हैं? उत्पीड़न में सम्मिलित होंगे। इस संबंध में मैंने आपको बताया एक केस बहुत महत्वपूर्ण, रंगनायकम्मा वर्सेस यूनिवर्सिटी। इस केस में क्या हुआ कि रंगनायकम्मा के पति का देहांत हो गया और उसके घर वालों ने कि ये शर्त रख दी, अब जब तक आप इस बच्चे को, नाबालिग बच्चे को गोद नहीं ले लेंगी तब तक आपके पति का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। अब एक लेडी के सामने यह समस्या कि उसके पति की देह मृत पड़ी है और उसका संस्कार नहीं हो, तो ये उसके लिए बहुत ही समस्याप्रद बात है। उसने कि इस चक्कर में कि अपने एक बच्चे को गोद ले लिया जिसको वो नहीं लेना चाहती थी, पति का दाह संस्कार हो गया। लेडी ने कि न्यायालय में मुकदमा दायर किया, मुकदमे में ये कहा अब कि क्या है कि ये जब कि क्या मेरे विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया जिसके कारण से मैंने इस बच्चे को गोद लेने की सहमति दी, इसलिए इस सहमति को क्यों न कैंसिल किया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों का तर्क सुना तथा न्यायालय ने लेडी के पक्ष में फैसला दिया। अब कि क्या है, दूसरे पक्षकार का उद्देश्य अनुबंध को प्रेरित करना था, इसलिए क्यों नहीं इस अनुबंध को निरस्त कर दिया जाए। तो इसलिए बच्चों, उत्पीड़न का उद्देश्य कि क्या है, उत्पीड़न का उद्देश्य ये होना चाहिए अगर कि दूसरे पक्षकार को अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ही उत्पीड़न किया जाए तो वो ही उत्पीड़न की परिभाषा में सम्मिलित होगा। अब सवाल है उत्पीड़न स्वयं पक्षकार करे या अन्य किसी पक्षकार के विरुद्ध। जैसे भाई ए बी के साथ कांटेक्ट करता है तो ए बी को जान से मारने की धमकी देता है तो भी ये उत्पीड़न है, क्योंकि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उत्पीड़न कर रहा है। या ए बी से अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कि ए बी को यह धमकी देता है कि आपने ये मेरा कार्य नहीं किया तो मैं आपके बच्चे का अपहरण करा दूंगा या आपके बच्चे को मार दूंगा, तो ये भी कार्य, तो ये जरूरी नहीं कि उत्पीड़न स्वयं पक्षकार के द्वारा किया जाए, मतलब उत्पीड़न स्वयं पक्षकार भी कर सकता है या भाड़े का, बोले कि जैसे अपन ने पिक्चरों में देते हैं बोले कि क्या है, हीरो और होता है, विलेन और होता है, विलेन बोले कि क्या है अपने कार्य को कराने के लिए बोले कि भाड़े के बोले कि साथियों का सहयोग लेता है। तो एक पक्षकार यदि भाड़े के साथियों के सहयोग के द्वारा भी उत्पीड़न करवाता है तब भी ये माना जाएगा बोले कि ये स्वयं पक्षकार के द्वारा ही उत्पीड़न किया गया है। ये बात समझिए भाई, उत्पीड़न या तो स्वयं पक्षकार करे या उसके विरुद्ध अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है, तब भी वो उत्पीड़न है। और देखिए उत्पीड़न किसके विरुद्ध किया जाए, उत्पीड़न या तो जिससे अनुबंध करना है उसके विरुद्ध हो सकता है, या उसका कोई निकट संबंधी, उसका भाई है, बहन है, माँ बाप है, बच्चे हैं, वाइफ है, उनके विरुद्ध भी यदि उत्पीड़न का प्रयोग किया जाए तो ये माना जाएगा कि अनुबंध को प्रेरित करने का उद्देश्य उत्पीड़न है। तो इसलिए बच्चों अब यहाँ पर बोले कि ये माना जाएगा बोले कि उत्पीड़न का प्रयोग बोले कि या तो बोले कि स्वयं पक्षकार करे या बोले कि उस स्वयं पक्षकार के विरुद्ध अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, उत्पीड़न का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पीड़न का स्थान कहाँ पर हो, देखिए जहाँ पर बोले कि जैसे ए बोले कि बी से कांटेक्ट कर रहा है और ए बी को ये धमकी दे रहा है कि या तो आप इस मकान की कीमत जो 50 लाख रुपए 5 लाख रुपए में बेच दो, नहीं तो आपका बच्चा जो जयपुर रह रहा है उसका अपहरण करवा दूंगा। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है बोले कि कोई व्यक्ति कोटा में रह रहा है तो उस कोटा में उत्पीड़न हो, मीन्स बोले कि क्या उत्पीड़न के स्थान के बारे में कहा गया है, कहीं पर भी उत्पीड़न हो सकता है। मीन्स बोले कि एक व्यक्ति ए और बी दोनों कोटा में रह रहे हैं, लेकिन ए का बच्चा यदि जयपुर रहता है और बी उसे यदि धमकी देता है बोले कि अगर आपने ये कार्य न किया गया तो आपके बच्चे का अपहरण करवा दिया जाएगा, तो ये भी उत्पीड़न है। तो ऐसी स्थिति में उत्पीड़न का स्थान बोले क्या कोई नहीं हो सकता है। तो उत्पीड़न का स्थान का अर्थ यह है उत्पीड़न बोले कि या तो बोले कि क्या है जहां पर हो वहीं पर ही हो, या अन्य जगह भी यदि उत्पीड़न का प्रयोग किया गया तो वो भी बोले कि सहमति उत्पीड़न से प्रेरित ही मानी जाएगी।
अब सवाल ये है बोले कि क्या भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें बोले कि एक पक्षकार यदि दूसरे पक्षकार को धमकी देता है तो वो उत्पीड़न में सम्मिलित नहीं होती। जैसे पहला विधि के अंतर्गत धमकी, जैसे बोले कि क्या एक मकान मालिक किराएदार को ये धमकी देता है बोले कि आपने मेरा मकान 3 दिन में खाली नहीं किया गया तो मैं आपके विरुद्ध बोले कि क्या दंडात्मक कार्रवाई करवाऊंगा। तो ऐसा किया गया कार्य उत्पीड़न की परिभाषा में समय, क्योंकि वैध कार्य है। एक मकान मालिक को यह अधिकार है कि वो किराएदार से किराए निर्धारण की शर्त के अंतर्गत अपना मकान खाली करवाए। कानूनी बाध्यता, कई बार ये कानूनी बाध्यता होती है, जैसे बोले कि क्या ये जो बिल के वसीयत के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब एक पक्षकार यदि दूसरे पक्षकार को ये धमकी देता है बोले कि आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा, तो ऐसे दी गई धमकी भी कानूनी रूप से वैधानिक रूप से मान्य है। बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना, देखिए एक पक्षकार है जिसने बोले कि दूसरे पक्षकार से बोले कि अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर 50,000 रुपये उधार लिए। 50,000 रुपये ये बोले कि एक को बोले कि 3 महीने बाद इनका भुगतान करना था, तो यदि एक बोले कि 3 महीने बाद इसका भुगतान नहीं करे तो बी को ये अधिकार है वो बोले कि एक ही संपत्ति को बोले कि रोक ले तथा रोकने की क्या दे दे, धमकी दे दे, रोक ले। मैंने आपको बताया भारतीय दंड विधान का वर्जित कोई कार्य कर दिया आपने, मैंने संपत्ति को रोक लिया या संपत्ति को रोकने की धमकी दी, तब भी उत्पीड़न के अंतर्गत सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर बंधक के अंतर्गत संपत्ति, क्योंकि जो गिरवी जो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऋण लेने के लिए अपनी चल संपत्ति को गिरवी रखता है और दूसरा पक्षकार यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करता तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है वो उसकी संपत्ति को रोक ले। तो यहाँ पर रोकेगी ये संपत्ति बोले कि उसकी कानूनी रूप से बोले कि वैधानिक है, उसकी कोई बोले की धमकी नहीं। दूसरा, कर्मचारी द्वारा धमकी देना। मान लीजिए एक कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए नियोक्ता को धमकी देता है कि अगर आपने हमारी 3 दिन में मांगे नहीं मानी तो हम बोले कि निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन धरना देंगे तथा संस्थान को बंद करवा देंगे। तो उनके द्वारा दी गई धमकी भी उत्पीड़न की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये जो कानूनी धमकी है ये पक्षकारों की सुरक्षा के लिए जो कानूनी रूप से मान्य है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों बोले कि ये नहीं बोले कि हर तरह की उत्पीड़न को बोले कि हर तरह की धमकी को या हर तरह की संपत्ति रोक लेने की धमकी देने को ही आप सभी को उत्पीड़न माने। तो ये जो कार्य है बोले कि ये उत्पीड़न की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होते। अब सवाल यह है उत्पीड़न के द्वारा मान जो अनुबंध हो जाए, वैसे तो करना नहीं चाहिए, उत्पीड़न के द्वारा कोई अनुबंध हो जाए तो ऐसी स्थिति में अनुबंध की वैधता को पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट उत्पीड़न से प्रेरित होगा तो निश्चित रूप से पीड़ित पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा अगर कि क्या मेरे विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया। मैंने बताया ये काम सिद्ध करने का प्रभार किसका है, पीड़ित पक्षकार का है। पीड़ित पक्षकार ने दूसरे पक्ष का ऊपर चार्ज लगा दिया अगर मैंने जो सहमति दी उत्पीड़न से प्रेरित थी। जैसे एक व्यक्ति के घर डाका डाला तो जिस व्यक्ति के घर डाका डाला बोले कि क्या पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज वो ही कराएगा। उसी भांति यहाँ पर जो पक्षकार पीड़ित है उसी को न्यायालय में ये सिद्ध करना होगा अगर मैंने जो सहमति दी उत्पीड़न से प्रेरित दी। अब इसके बाद बोले कि 2 पक्षकार होंगे, या तो अनुबंध को बोले कि क्या जो अगर ये सिद्ध हो जाए तो बोले कि क्या पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा सकता है तथा ही और चाहे तो उसका निष्पादन कर सकता है। मीन्स ये जो अनुबंध उत्पीड़न से जो प्रेरित अनुबंध है ये पीड़ित पक्षकार की इच्छा के ऊपर बोले कि क्या है व्यर्थ या व्यर्थनीय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों बोले कि यहाँ पर आपको ये स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है कि बोले कि क्या पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर सकता है। पीड़ित पक्षकार को मान लीजिए डरो, जैसे बोले कि आसाम में अपना देखा बोले कि जो उल्फा जो बोले कि क्या है जो आंदोलन करता है बोले कि क्या है वहाँ के बोले कि लोगों से राशि वसूल करते थे। अब उनको ये हमेशा डर लगा रहता था बोले कि अगर इनको बोले कि इनके विरुद्ध कंप्लेंट की जाए तो ये और ज़्यादा भुखर होंगे और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो चाहे तो मैंने बताया बोले कि उत्पीड़न का प्रयोग जिस पक्षकार के द्वारा किया गया चाहे तो उसका निष्पादन कर दे और चाहे तो वो उसके ऊपर क्या लगा सकता है, रोक भी लगा सकता है।